गुजरात और राजस्थान में क्या कुछ हो रहा है, तस्वीर देख लीजिए। सबसे पहले गुजरात, 26 सीटें, 26 में 26 बीजेपी के खाते में। ये मान के चल रहे थे मनोज सर, ये मान के चल रहे थे 26 में 26। हाँ देखिए, वो तो प्रधानमंत्री जी का अपना स्टेट है और वहाँ गवर्नेंस हमेशा से ही ठीक था, तो और वहाँ बीजेपी के सामने कोई बहुत बड़ा चैलेंज है नहीं। अनुराग, राजस्थान का बताइए। बिल्कुल, राजस्थान की तस्वीर क्या कुछ है न्यूज नेशन के इस बड़े सर्वे में, वो जरा आपको बताते हैं। 25 सीटें हैं कुल राजस्थान में और 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में। कांग्रेस, उसका गठबंधन 3 सीटों पर नजर आ रहा है। 25 में से 22 सीटें यहां राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। राहुल सर, जो चर्चा हम कुछ देर पहले कर रहे थे कि बीजेपी के सामने ये बड़ी चुनौती होगी कि दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे जो राज्य हैं जहां पर लगभग क्लीन स्वीप जैसा किया था, उसको मेंटेन करे बीजेपी, ऐसा नजर आ रहा है सर? हाँ, एक आध सीट का नुकसान उसमें लग रहा है, लेकिन कुल मिलाकर ट्रेंड वही है। राजस्थान में भी वही है, गुजरात में ये अपेक्षित ही था, मध्य प्रदेश में भी अपेक्षित था, उत्तराखंड में भी अपेक्षित था। तो इसमें अभी तक मतलब मुझे कुल मिलाकर कई जगह कई आश्चर्यजनक नतीजे दिख रहे हैं। अब ये हम जानते कि अनुमान है, लेकिन समग्रता में देखें तो जो जीत का और एक अच्छी जीत की उम्मीद हमें थी बीजेपी की, एनडीए की भी, वो हमें सब जगह से दिख रही है। अलग अलग राज्यों के विस्तार में जाएंगे तो कुल मिलाकर वहाँ पर कई जगह हमें थोड़ी सी आश्चर्यजनक, मुझे कई जगह कुछ चीज़ें अविश्वसनीय सी लग रही हैं कि लग नहीं रहा कहीं पर भी कि बीजेपी को कोई चुनौती मिली है कहीं भी। जो रिपोर्ट्स आ रही थी, जो हम सुन रहे थे, जो सर्वेक्षण भी बता रहे थे, वो ऐसा आभास नहीं दे रहे थे। तो अब देखते हैं कि 4 तारीख को क्या निकलता है, अंततः नतीजे क्या होते हैं। हमने तो वही 40,000 सैंपल्स के साथ 5% एरर ऑफ मार्जिन को सामने रखते हुए अपने दर्शकों के पास राय रखी, और जो दर्शकों पे हमने ऑब्जर्व करके रखा है, इसलिए हमने सामने देखिए कि गुजरात में हमने अगर 26 में 26 दी है, हालांकि 1-2 सीटें हैं, लेकिन उसमें जो मार्जिन है वो बहुत कम है, तो उसमें हो सकता है जो 5% का हमारा एरर मार्जिन ऑफ एरर होता है, उसमें हम इसको ले सकते हैं कि 26 में हो सकता है 1 कम हो या 2 कम हो। हाँ। लेकिन ये बात हमने राजस्थान के बारे में नहीं कही है। राजस्थान के बारे में कम से कम 3 सीट्स का लॉस हो रहा है उनको, और उसकी वजह ये कि गंगानगर से धौलपुर तक अगर आप एक बेल्ट देखें उसमें, और ट्राइबल से जो टाई अप हुआ है, ट्राइबल पार्टी से जो टाई अप हुआ है कांग्रेस का, उसका एडवांटेज फर्स्ट फेज में काफी बड़ा कांग्रेस को मिला। बाकी चरणों में नहीं मिला उस तरह से, लेकिन फर्स्ट फेज में उसका एडवांटेज मिला था। तो ये मुझे लगता है कि हमने जो गुजरात के बारे में कहा वो राजस्थान के बारे में नहीं है। ठीक है, मनोज सर, आप भी कुछ ऐड करना चाहिए? हाँ जी, देखिए ऐसा है कि अगर हम गुजरात की बात करें और पिछले इलेक्शन की अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 में जो लोएस्ट विक्ट्री मार्जिन बीजेपी का था वो 12% था। तो आप सोच लीजिएगा कि बाकियों का कितना था, 20%, 30%। तो ये विक्ट्री मार्जिन, मतलब अगर इतना बड़ा फासला हो कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, तो ये फासला इस फासले को पूरा करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, कोई वेव होनी चाहिए, और इस तरह का कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न इस बारी ग्राउंड में था नहीं। यही कारण है कि गुजरात में 26 में से 26 सीटें बीजेपी की आती हैं। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो आपने देखा होगा कि राजस्थान में अनरेस्ट था राजपूतों में, और काफ़ी सारे फैक्टर्स थे। कई जगह जो लोकल जो कैंडिडेट थे उनसे लोग खुश नहीं थे, लेकिन इस सब के बावजूद भी मोदी का चेहरा एक बहुत बड़ा फैक्टर था। बीजेपी की वहाँ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, वो भी एक फैक्टर था। और दूसरा 2019 में वहाँ भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में विक्ट्री मार्जिन बहुत ज़्यादा था। तो जो ये लोकल फैक्टर्स ने 2-3 सीटें या कुछ सीटें इफेक्ट करी होंगी वहाँ, लेकिन जो एक ओवरऑल अगर हम देखें तो बीजेपी के पास एक एडवांटेज बहुत ज़्यादा था। अच्छा, संजय जी के पास भी मैं जुड़ूं। हरीश रावत साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, थोड़ा सा वेट आपको ज़्यादा करवा दिया, लेकिन एक प्रश्न, चूंकि मैं आंकड़े बिहार और झारखंड के भी सामने भी टीवी स्क्रीन पे रखूंगा, मुझे सिर्फ इतना सुनाइए, महाराष्ट्र के बारे में मैं अभी पूछ ले रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कि इस बार चूंकि पार्टी आपस में बिखर गई, टूट गई, हिस्से बिखर गए, तो इसका डेंट हो सकता है क्या महाराष्ट्र में? बीजेपी के अलायंस को मिलने के अनुमान जो लग रहे हैं वो महसूस कर पा रहे हैं क्या? इस प्रकार का एक नैरेटिव बनाने का प्रयत्न किया गया था कि शिवसेना में जो स्प्लिट हुआ या फिर एनसीपी में जो स्प्लिट हुआ या 2022 में
जो बीजेपी के साथ जो अलग अलग दोनों पार्टियां टूट करके बनी, सरकार बनी, उसकी वजह से एक नाराजगी है और उसका फायदा उद्धव ठाकरे या शरद पवार को हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत मतलब सत्य के बहुत करीब था। ये एक प्रकार का एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया गया था। मेरा ऐसा मानना है कि महाराष्ट्र में एनडीए के हिस्से कोई 40 के आसपास सीटें आ सकती हैं 4 जून को जब मतपेटियां खुलेंगी, यानी जो मशीन खुलेंगे तो महाराष्ट्र में एक प्रचार किया गया था, लेकिन प्रचार के बावजूद मेरा मानना है कि क्या हुआ कि शिवसेना जो बची हुई शिवसेना है जिसके प्रमुख उद्धव ठाकरे हैं, या एनसीपी जो बची हुई एनसीपी जिसके प्रमुख शरद पवार जी हैं, उनके पास कोई एक तो और कुछ कहने के लिए नहीं था, दूसरा इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा था और उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं था, मोदी का कोई विकल्प नहीं था। तो चूंकि ये लोकसभा का चुनाव है, केंद्र की सरकार बनाने का चुनाव है, इसलिए लोग मोदी के नाम पे वोट दिए कि भाई अगर कुछ ऐसा है भी तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हम आपसे फैसला करेंगे, लेकिन अभी हमको मोदी को दोबारा सत्ता में लाने दीजिए। यह मत था, यह भाव था महाराष्ट्र के मतदाताओं का, ऐसा मुझे महसूस हुआ।